वक्त मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है और डोमा परिसंघ के द्वारा यह रैली का आयोजन किया गया था और इसमें आए हुए दिल्ली के प्रोफेसर सर हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, ये आयोजन का जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से इस देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। इस देश के अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा वो इस देश में टिक नहीं पाएगा। ये देश का संविधान ही है जिसने इस देश के लोगों को एक किया हुआ है। संविधान से ये देश चल रहा है और आज आपने देखा लाखों लोग, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लाखों लोग आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं। और जब जब दिल्ली के रामलीला मैदान से लाखों लोगों ने आह्वान किया है किसी मुद्दे को लेके, तो उसको कोई ताकत कोई रोक नहीं सकती। ये जनता जनार्दन की आवाज है कि इस देश में संविधान से ही ये देश आगे बढ़ेगा और इस देश के लोगों ने ये ठान लिया है। ये एक बड़ा आंदोलन आज खड़ा हुआ है कि इस देश से ईवीएम को हटाना है। आप देखिए, विदेशों में जहां ईवीएम बना वहां बैन कर दिया, तो भारत में क्या जरूरत है ईवीएम से चुनाव कराने की? और दूसरी बात, आप मुझे बताएं, जब देश की जनता बैलेट से चुनाव कराना चाहती है तो क्या दिक्कत है? सर, ईवीएम हटाओ, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है तो वो चुनाव का विरोध क्यों नहीं करता? मैं ईवीएम से चुनाव होने नहीं दूंगा ना, मैं लड़ूंगा। इसके क्या कहेंगे आप? देखिए, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। ये एक सामाजिक आंदोलन है, आज उसी के प्लेटफॉर्म पे ये बड़ी बात हुई। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इस देश की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी ये तय किया है कि भाई संविधान से ही देश चले, और उन्होंने भी आज इस आंदोलन में भागीदारी करके ये तय कर दिया है कि ईवीएम को हटाना पड़ेगा। अब ईवीएम सामाजिक आंदोलन के अलावा एक राजनीतिक आंदोलन भी खड़ा हो गया है। जिस तरीके से आज कई पार्टियों के नेता आज यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम बैन होना चाहिए। जब विपक्षी पार्टियां कहती है, जब देश की जनता कह रही है, तो ईवीएम को हटाना चाहिए। सरकार को क्या दिक्कत है? बैलेट से चुनाव हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, क्या दिक्कत है? जाति जनगणना क्यों होना जरूरी है? भाजपा कहती है कि कटेंगे, मतलब बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके क्या बोलेंगे? मुझे आप एक बात बताएं भाई, जब इस देश में जो है धर्म के आधार पे जनगणना हो सकती है, जाति के आधार पे जनगणना करने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताएं, जब हर चीज का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि कितने इस देश के अंदर पेड़ हैं, कितने इस देश के अंदर बिल्डिंग है, अगर आदमियों की गिनती हो जाएगी क्या आफत आ जाएगी? डर इस देश के हुक्मरानों को ये है कि अगर इस देश के गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े महिलाओं को उनकी संख्या पता चल गई तो वो अपने हक और हकूक की बात करेंगे। और जो ये सरकारें हैं ये कभी नहीं चाहती कि उनको उनका हक मिले। ये उनको चाहते हैं कि उनको जातीय और धर्म के मसलों में उलझा के रखें ताकि वो अपने अधिकार की प्राप्ति ना कर पाए। लेकिन अब देश के लोग जाग रहे हैं। और एक बात, जातीय जनगणना में दिक्कत क्या? पहले भी तो होती थी, कोई दिक्कत नहीं, हो जानी चाहिए। क्या दूसरे देशों में जनगणना नहीं होती? होती है, क्या समस्या है? सर, जब कांग्रेस 60 वर्ष राज की जी, तो उनके शासनकाल में जाति जनगणना क्यों नहीं हुई? इसी को मुद्दा बना रही है ना बीजेपी। तो चलिए, अब एक चीज देखिए, हाँ। कांग्रेस ने इस गलती को मान लिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं करा पाए। उन्होंने मान लिया ना, और अब वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे जातीय जनगणना हो चुकी है और वो आंकड़े अब आएंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? भाजपा भी कराए, क्या दिक्कत है? कोई बुराई नहीं है उसमें। सर, वक्त बिल पे क्या बोलेंगे? वक्त बोर्ड पे देखिए, मेरा ही मानना है, मैं एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं और संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वहां पे अनुच्छेद 26 से लेकर 30 तक धार्मिक आजादी दी गई है। हमें किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान हमें ये कहता है किसी को किसी भी पद्धति से पूजा करने दिया जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, 1991 का जो पूजा अधिनियम है वो ये कहता है कि 1947 से पहले जो गुरुद्वारे हैं, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, जो जिस स्वरूप में है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, वो क्या नाम की बोला जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि शारदा एक्ट के तहत जो अजमेर का वो मस्जिद है उसके नीचे जो जज थे, जो शारदा नाम से है, तो वो जज उन्होंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है कि नीचे मंदिर है। भाई, आप मुझे एक बात बताएं,
भाई आज देश को जरूरत किसकी है? आज देश में मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आज इस देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना मिलता है। आज इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे भारत में रहते हैं, जिनको 10 किलो राशन सरकार अनाज देती है। तो आज जरूरत है रोजगार की, पढ़ाई की, लिखाई की। आज देश उसी रास्ते पे चल के आगे बढ़ सकता है। भाजपा वो कहती है कि स्किल इंडिया के तहत मैंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है जी। और बना के हम रहेंगे। तो फिर ठीक है। क्या दिक्कत है? आप मुझे एक बात बताएं कि भारत विकसित कैसे हो गया? देश में आज कितने विश्वविद्यालय हैं? दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 200 में नहीं है। कहाँ विकसित हो गया? ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल हैं? कहाँ विकसित हो गया? अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता में भारत जो है 110वें नंबर पे है। भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति श्रीलंका के लोगों की है, बांग्लादेश के लोगों की है। तो कहाँ विकसित हो गया भारत? गरीबी है, बेरोजगार। ठीक सर, आप एक सेकंड सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर रवि महेंद्रा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली में का रहने वाला हूँ। और इस आंदोलन में आज हमारे बहुत सारे लोगों ने भागीदारी की है और हम ये चाहते हैं कि देश की जो जनता है उसकी आवाज को सुना जाए। सिविल सोसाइटी के माध्यम से दूसरे दुनिया के देशों में परिवर्तन होते हैं। भारत में भी अब सिविल सोसाइटी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये दिल्ली के प्रोफेसर सर जो हैं, अरविंद एक माइक के साथ फोटो हो गया तीनों के साथ, एक ले दो, एक फोटो और एक फोटो लेगा सामने कर दो। ठीक। हाँ, हो गया तीनों। चलिए ठीक ठीक है। चलिए, thank you, हाँ। ठीक।